दोस्तों, बहनों, भाई, अभी जब मैं आके बैठा तो बहन किरण जी पूछ रही थी कि शायद स्मिता जी आके पूछ रही थी कि जो पीछे बैठे हैं छोटे छोटे बच्चे, ये भी आपसे मिलना चाहते हैं, तो अब क्या होगा? मिलना चाहते हैं कि नहीं मिलना चाहते? ऊपर जो बैठे हैं पीछे, मैं सोचता हूं कि आप लोगों से नहीं मिलता। ठीक सोच रहा हूं कि गलत सोच रहा हूं? गलत। शाबाश। ठीक है, तो आपकी बात मैंने मान ली। मैं सचमुच गलत सोच रहा था। मैं आपसे या तो ऊपर आके मिलूंगा, नहीं तो आप सब नीचे आओगे तब मिलूंगा। ठीक आइडिया? बहुत बड़े बड़े अंग्रेज हो रहे हैं, यस सर कह रहे हैं। अभी जब मैं अंदर घुस रहा था तो बहुत सारी हमारी बेटियां मिली, थोड़ा शर्म कर रही थी, थोड़ा डर रही थी हाथ मिलाने में। लेकिन मेरी बेटी जब से पैदा हुई है तब से उसने मेरा नाक में दम कर रखा है। कभी भी जो है ऐसा नहीं हुआ कि वो मुझसे डरी हो। यहां तक कि थोड़े दिन पहले, एक आध साल पहले, उसने फैसला किया कि एक नौजवान से शादी करेगी। तो किससे कहे? तो मेरे से कह दिया उसने। मैंने कहा कि ठीक है, अच्छा लगा मुझे कि डर नहीं रही है। हमने कहा चलो शादी करेंगे। उसकी शादी भी कर दी हम लोगों ने। हम नहीं करते तो वो भी कर लेती खुद ही। जब वो पैदा हो रही थी, मैं यहाँ तिबिया कॉलेज है, तिबिया कॉलेज हॉस्पिटल है दिल्ली में, तो हम लोग इंतजार कर रहे थे कि बेटी हो हमारी, कितना अच्छा रहेगा, मेरी पत्नी और मैं। पहले हमारा एक बेटा हो चुका था, तो 5-6 साल बाद वो पैदा हुई बेटे के। तो पैदा दोपहर में हुई वो, हम लोग बाहर इंतजार कर रहे थे, मैं और मेरे कुछ दोस्त। तो मैंने देखा कि वो लेबर रूम से नर्सें निकली तो मुंह लटकाए हुए वो चली गई। किसी ने मुझे बधाई नहीं दी। मैंने सोचा कि अभी पैदा ही नहीं हुई है। फिर मैं 5-7 मिनट बाद बेचैन होकर गया और डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर ने कहा कि आपको पता नहीं है बेटी पैदा हो गई। वो डॉक्टर महिला थी। तो मैंने कहा बहन जी, आप इतनी खुशी की बात है, उत्साह की बात है, आप तो महिला डॉक्टर होके भी खुशी नहीं दिखा रही हो। नर्सें भी सारी महिलाएं थी, लेकिन किसी ने खुशी नहीं दिखाई। वो सोच रहे थे कि बेटी पैदा होने पे शायद कैलाश जी को कोई खुशी नहीं होगी। तो उन्होंने बहुत डर डर के कहा, बेटी पैदा हुई, क्या करें? जैसे कोई घर में दुख आ गया। मैं तो खुशी से नाक उठा। मैं अपने सब साथियों से बोला जल्दी से मिठाई का इंतजाम करो। हम लोग वहां करोबाग से बहुत सारी मिठाई खरीद के लाए, सबको मिठाई बांटी। और हमारे घर में भी हमने कहा कि घर में सबको पता लगना चाहिए, वहां पर एक ढोलक वाले को बुला के बाजा बजवा देते हैं। तो लोगों को हैरानी हुई, अरे आपके यहाँ बेटी पैदा हुई है, आपके यहाँ बाजा बज रहा है। लोग बधाई देने आ गए कि लड़का पैदा हुआ होगा, इसलिए शायद इतनी खुशी मन रही है। लोग हमें बधाई दे रहे हैं कि अच्छा है कैलाश जी, बेटा पैदा हो गया आपके। मैंने कहा नहीं, हमारे यहाँ बेटी पैदा हुई। ये तो 30 साल पुरानी बात है, लेकिन आज भी 30 साल बाद ये हालत है। कई बार हम देखते हैं अपने मित्रों से बातचीत करते हुए, और मैं काम करता हूं बहुत सारे गांवों में देश के, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, जहां से ज्योति आई है वहीं का मैं हूं रहने वाला, है कि नहीं? अब ज्योति भी इंजीनियरिंग में पढ़ रही है, मैं भी इंजीनियरिंग में पढ़ रहा था। मैंने इससे कहा, अभी हम लोग जा रहे थे, ज्योति जा रही थी आगे बढ़ के ज्योति जलाने। मैंने सोचा ज्योति जलाने की जरूरत क्या है, हमारे बीच में तो ज्योति ऑलरेडी है। तो मैंने कहा जब तुम फर्स्ट ईयर में थी तो तुम थोड़ा अभी छोटी लग रही हो। मुझे लग रहा था कि तुम शायद 5वीं, 6वीं, 8वीं क्लास में पढ़ती होगी, 10वीं। मैं थोड़ा लंबा था फर्स्ट ईयर में, आज भी थोड़ा सा लंबा हूं।
मैं भी इंजीनियरिंग करा भोपाल से, भोपाल विश्वविद्यालय से, पढ़ाया भी वहां बहुत साल पहले। तो जब गांव में हम देखते हैं कि अगर कोई रायगढ़ के इलाके में, मध्य प्रदेश के गांव में भी और राजस्थान में लड़का पैदा होता है, घर में ही होते हैं बहुत सारे बच्चे, अस्पतालों में भी होते हैं थोड़े बहुत, लेकिन घर में अगर दाई बच्चा पैदा करे और लड़का पैदा हुआ तो वो दाई और घर की दूसरी औरतें सब थाली बजाने लगते हैं बाहर। तो थाली बजी तो समझो लड़का पैदा हो गया। और अगर उसी में कोई बच्चा पैदा हो और बाहर आके कोई घर से लाके मटका फोड़ दे बाहर, तो समझो लड़की पैदा हो। मटका तब फोड़ा जाता है जब घर में किसी की मौत हो जाए और लाश उठ के चली जाए तो लोग मटका फोड़ते हैं। और लड़का पैदा होने पर थाली बजती है और लड़की पैदा होने पर वही काम करते हैं जो किसी की मौत कर जाती है। और यही वजह है कि हमारे देश में बेटियों की संख्या कम है, बहनों की संख्या कम है, महिलाओं की संख्या कम है पुरुषों के मुकाबले। और कितनी बड़ी विडंबना है, कितने बड़े दुख की बात है। हम सब लोग पूरे साल त्योहार मनाते हैं, एक दिन की बात नहीं है। आज का दिन मुझे पता नहीं कैसे डॉक्टर्स डे या बेटी दिवस है। मुझे तो लगता है कि जिसके घर में बेटी है उसके घर में तो हर दिन बेटी दिवस होता है, और होना भी चाहिए। मैं कहता हूं कि ईश्वर जब किसी पर मुस्कुराता है तो उसके घर में बेटी पैदा होती है, और ईश्वर ये सुनिश्चित करता है कि इस सृष्टि को आगे बढ़ाना। तो सृष्टि जब आगे बढ़ती है, ये जब ईश्वर सुनिश्चित करता है, तो हर दिन डॉटर्स डे, बेटी दिवस है। हम जिस समाज में रहते हैं, मैं मध्य प्रदेश में विदिशा में पैदा हुआ, वही मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, तो मैं देखता था कि जब देखो, जब मेरे घर के लोग, मेरे पड़ोस के लोग, रिश्तेदार लोग, सब लोग कभी नवदुर्गा के दिनों में लड़कियों को बुला के कन्या भोजन करा रहे हैं, उनके पैर छू रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं। मैं देखता था कि हमारे घर के लोग, रिश्तेदार लोग, और पूरे देश में मैंने देखा कि बहुत देवियों की पूजा होती है। दुनिया में 3 ताकतें हैं, तीनों ताकतों से दुनिया चलती है, कोई चौथी ताकत की जरूरत नहीं। पहली ताकत है ज्ञान की ताकत, बुद्धि की ताकत, सूचना की ताकत, जानकारी की ताकत, और आज वो ताकत सारी दुनिया को चला रही है। दूसरी जो ताकत है, धन की ताकत, व्यापार की, बाजार की, कॉर्पोरेट जगत की ताकत। उसका प्रभाव भी सारी दुनिया में है और दुनिया चल रही है उससे। और तीसरी ताकत बम की, बंदूक की, परमाणु शक्ति की ताकत, सत्ता की ताकत। तो तीसरी ताकत, इन तीनों ताकतों को हम कैसे पूछते हैं? हमारा समाज ज्ञान की ताकत को किसी आदमी के रूप में नहीं पूछता, ज्ञान की ताकत को सरस्वती के रूप में पूछता। यही समाज दौलत की, बाजार की, व्यापार की, संपत्ति की ताकत को भी किसी आदमी के रूप में नहीं पूछता, वो लक्ष्मी के रूप में पूछता। लक्ष्मी के मंदिर इसी बात के लिए। और तीसरी जो ताकत है, जो शक्ति है, वो शक्ति दुर्गा के रूप में पूजी जाती है। अब जिस समाज में ज्ञान को, दौलत को, शक्ति को, सभी को देवी के रूप में पूजा जाता हो, अगर उसी समाज में आधे से ज्यादा बेटियां सुरक्षित नहीं रहती, किसी न किसी रूप में उनके साथ
छेड़खानी, शोषण, अत्याचार होता, आधे से ज्यादा हमारी बेटियों। जिस समाज में करोड़ों अरबों खरबों रुपए के मंदिर बनाए जाते हैं, देवियों के मंदिर, वहां लड़की पैदा होने से पहले मां की गोद में चीख के पुकार के कहती है कि इस दुनिया में मैं आना चाहती हूं और उस दुनिया में मैं लक्ष्मी के रूप में, सरस्वती के रूप में, दुर्गा के रूप में आना चाहती हूं। लेकिन उस दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी की आवाज कोख में ही मार के खत्म कर दी जाती है। ये ताली बजाने की बात है, ये गुस्सा होने की बात है, ये अपने आप से पूछने की बात है, क्यों करते हैं हम वो ढोंग? कौन सी हमें नैतिकता मंदिर ले जाती है जिस मंदिर में लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती की पूजा होती है? अगर हमारे घर में हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है तो हमारे रिश्तेदारों के साथ कोई ताऊ, कोई चाचा, कोई मामा, कोई फूफा, कहीं कहीं तो बाप, भाई, उनके रहते हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं। कितना नैतिक समाज है हमारा, हम अपने आप से पूछें। स्कूल के अंदर गुरु बाप का रूप है, परमात्मा का रूप है, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। पड़ोस में, रिक्शे में, सड़क पर, अस्पतालों में, घरों में। फैसले लेने के अधिकार बहुत बड़ी बात है। संसद में महिलाएं बैठेंगी, फैसले लेंगी, बहुत कम महिलाएं संसद में चुनी जाती हैं। घरों में फैसले लेंगी महिलाएं, बहुत कम घरों में ऐसा होता है। बहुत पढ़े लिखे घरों को हम जानते हैं और आप भी जानते होंगे। छोटी छोटी चीजें कि घर में खाना क्या पकेगा, ये फैसला आदमी करता है, घर की पत्नी नहीं करती, घर की बहन नहीं करती, बेटी नहीं करती। बेटे से पूछ के फैसला होता है कि घर में क्या बनेगा। रेस्टोरेंट में जाएंगे तो कौन से रेस्टोरेंट में जाएंगे, ये फैसले आदमी करते हैं। इक्के दुक्के घरों की बात छोड़ दीजिए। कॉर्पोरेट जगत में एक आध कोई महिला आगे बढ़ के सीईओ बनती है तो सारे अखबार में फोटो छपती है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है समाज में कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां उस हद तक पहुंचे जो फैसले की तख्त पर, फैसले की कुर्सी पर बैठती है। यह आज तक नहीं हो पाया। आजादी के बाद इतने साल तक नहीं हुआ। संविधान में बराबरी का दर्जा देने के बाद इतने साल तक नहीं हुआ। तो हमको सोचना पड़ा। लेकिन बात फैसले की नहीं है, मैं बात कर रहा हूं सुरक्षा की। अगर हमारी बेटी रात को घर से सुरक्षित नहीं पहुंच सकती, ऑफिस और ऑफिस से घर सुरक्षित नहीं आ सकती। मैं कई बार ऐसे परिवारों को जानता हूं कि पुलिस में नौकरी करने वाली कांस्टेबल्स, पुलिसों में नौकरी करने वाले बड़ी अधिकारी महिलाएं अगर घरेलू काम से कहीं रुक जाती हैं रात को या रिश्तेदार के यहाँ जाती हैं तो घर में लौटते वक्त उनका पति, उनका पिता इंतजार करता है और सोचता है कि मेरी बेटी, बहन, पत्नी सुरक्षित लौटेगी कि नहीं लौटेगी। तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए। पुरुषों को भी पूछना पड़ेगा और महिलाओं को भी पूछना पड़ेगा। हम लोग इस दोहरेपन में कब तक जिएंगे? कानून है अच्छे बहुत सारे, कुछ कानून कमी है कानूनों की, वो बन रहे हैं। अभी 3-1 साल पहले कानून बना, पॉक्सो का कानून बना कि अगर किसी तरह की छेड़खानी हो तो उस पर बहुत सख्त कानून बना। शायद दुनिया के सबसे अच्छे कानूनों में से एक कानून है। जुवेनाइल जस्टिस के कानून बने हमारे देश में, वो कानून भी चलते हैं। बाल मजदूरी के कानून है, शिक्षा के अधिकार का कानून है और बहुत सारे कानून। दहेज वगैरह के खिलाफ तो कानून है ही। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को या तो कानूनों की जानकारी नहीं है, और जिनको जानकारी है वो उसके इस्तेमाल से डरते हैं कि कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएगा, कौन पुलिस के चक्कर लगाएगा, चलो ऐसे ही। और जो कानून के रखवाले हैं वो कानून की जिस तरह की धज्जियां उड़ाते हैं उसकी जानकारी भी अखबारों में आए दिन छपती रहती है। तो हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। इतना आसान नहीं है कि हम भाषण दे दें, यहां से चले जाएं, कुछ तारीफ कर लें, आप लोग ताली बजा दें,
खुश हो जाए। हमारी बेटियां जो बैठी हैं सामने, हमारी बेटियां जो बैठी हैं पीछे, वो अकेली ज्योति वो बेटी नहीं है जिसकी तरफ आप देख रहे हो, खड़े होकर ताली बजा रहे हो। आप सबके अंदर एक ज्योति है, आप सबके अंदर एक हीरोइन है, आप सबके अंदर एक ऐसी नेत्री है जो समाज को बदल सकती है। आप अपने अंदर झांकी तो देखो। हमारी बहनें, हमारी बेटियां अपनी ताकत को नहीं पहचानती, अपनी ताकत को नहीं पहचानती, लड़के भी नहीं पहचानते, क्योंकि हमें इतने सालों में ये सिखाया गया है कि हमारे अंदर कोई हीरो नहीं है, हमारे अंदर कोई नायक या कोई नेता या नेत्री नहीं है। कौन है हमारी हीरोइन? जो पर्दे पर नाच सकती है बढ़िया, जो एक्टिंग कर सकती है बहादुरी की, जो गाने गा सकती है बहादुरी के, वो हमारी हीरोइन होती है। हमारे अंदर की हीरोइन को हम मारते रहते हैं, और जो हीरोइन का नाटक करते हैं वो लोग हमारे हीरोइन होते हैं। शायद जानबूझ के हमारे बाजार और व्यापार तंत्र ने सिखाया, क्योंकि उससे सबको फायदा होता है। उनके बताने से आप कपड़े खरीदते हो, उनके बताने से जूते खरीदते हो, उनके बताने से साबुन खरीदते हो, इत्र खरीदते हो, तेल खरीदते हो, शैम्पू खरीदते हो, क्योंकि वो हीरोइन जो नकली पैदा की गई है वो फैसले करती हैं समाज में बाजार कैसे चलेगा, व्यापार कैसे चलेगा। बाजार उनका इस्तेमाल करता है, वो बाजार का इस्तेमाल करते हैं लोग। उनसे हमें सीखना चाहिए, उनके अंदर कोई अच्छाई हो तो। जो खेलते हैं बढ़िया था, उनकी हमें इज्जत करनी चाहिए और उनसे सीखना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए। लेकिन जिनसे क्रिकेट में हजारों सैकड़ों रन बना दिए, आज छक्का मार दिया, कल चौका मार दिया, हमारे हीरो बन जाते हैं। हम उनकी इज्जत करें, उनसे सीखें खेलना, वो नहीं करते हम लोग। ये मान के बैठ जाते हैं कि वो हमारे रोल मॉडल्स हैं। हमारे अंदर का रोल मॉडल हम भूल जाते हैं। शायद हमारे पूरे तंत्र ने, पूरी व्यवस्था ने, शायद हमारी शिक्षा के पद्धति ने, हमारे समाज ने, सबने, बाजार ने ऐसा हमें सिखाया है कि हम अपने अंदर कमजोर होते रहते हैं और बाहर की नकली चीजों को देखकर बहुत उन्हीं पर आश्रित हो जाते हैं। तो फिर हमारी बेटियां बचेंगी कैसे? अगर उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, कहीं छेड़खानी हो रही है, बस में, ट्रेन में, सड़क पर, तो हमारे अंदर की हीरो को हम जानते नहीं है, तो हम आवाज नहीं उठाते। इक्की दुक्की घटनाएं आवाज उठाने की होती हैं, लेकिन 10-20 लोग आवाज उठाते हैं जहां जहां, वहां वहां गड़बड़ करने वाले लोग डर के भाग जाते हैं। हमारे इस डर से हमें मुक्ति पानी है। हमें शर्म आ रही है, मैं शर्म से झुका जा रहा हूं आज हमारी उस बेटी की, उस बहन की मां को यहां देखते हुए। आप ताली बजा सकते हो, आप खुश हो सकते हो, निर्भया नाम दे सकते हो, दामिनी नाम दे सकते हो, लेकिन हम उस दिल्ली में रहते हैं, हम उस देश में रहते हैं जहां हमारी बेटी अर्धनग्न अवस्था में पड़ी थी, बस वालों ने उसके साथ अत्याचार करके फेंका और हम लोग उसके ऊपर कपड़े तक नहीं डाल सकते, पूरा देश और पूरा समाज। दामिनी नाम देकर, निर्भया नाम देकर हम ताली बजाकर खुश हो जाएंगे। इससे देश की बेटियां नहीं बचेंगी। हमें हिम्मत जुटानी पड़ती। अगर वहां तमाम लोग खड़े हो जाते जो सड़क से निकल रहे थे, कानों में हाथ बजाते हुए, लाइटें मारते हुए, लोग निकल गए वहां से। हमारी एक बेटी की भी हत्या हुई थोड़े दिन पहले, एक गली के अंदर हत्या हुई। एक लड़के ने घेरा, दूसरे लड़के ने उसको और दूसरी तरफ से घेरा, पीट पीट कर, चाकुओं से रोन रोन कर मार डाला। पूरा मोहल्ला देखता रहा। निर्भयाओं की बलि चढ़ाएंगे हम लोग और इसके बाद फिर उनके ताबूत बनाएंगे, उनकी तारीफ करेंगे, खुश होंगे। हमें अपने आप पर देखना पड़ेगा कि हम कितने कमजोर हो गए भीतर से, कितने खोखले हो गए हैं भीतर से। हमारे अंदर की ताकत को पहचानना पड़ेगा। कोई दुनिया की सरकार, कोई दुनिया की पुलिस हमारी बेटियों को सुरक्षित नहीं रख सकती अगर हम खुद आगे बढ़ के अपनी ताकत को पहचानकर आवाज नहीं उठाएंगे तो। चुप्पी तोड़िए अपने लिए, चुप्पी तोड़िए अपनी बेटियों के लिए, चुप्पी तोड़िए अपनी बहनों के लिए, उनकी इज्जत के लिए, उनकी आबरू के लिए, उनकी बराबरी के लिए, उनके अधिकार के लिए चुप्पी तोड़िए मेहरबानी करके। ये चुप्पी जो चारों तरफ पसरी हुई है हमारे, वो एक ऐसी काली चादर है जिसके अंदर तमाम अत्याचार हो रहे हैं बेटियों के ऊपर। जहां
जहां जहां जिस लड़की ने हिम्मत करके चुप्पी तोड़ी, वहां समाज बदला। एक कुछ साल पुरानी बात है, 4-5 साल, 5-7 साल पुरानी। ये हरियाणा की बात है। हरियाणा में भिवानी एक जगह है, कुछ लोग जहां हरियाणा के होंगे तो जानते होंगे। भिवानी के पास पत्थर की खदानें हैं और पत्थर की खदानों में बहुत सारे बच्चे, औरतें, लड़कियां काम करते हैं। वो जंगल का राज चलता है, जंगल का कानून चलता है वहां पर। बहुत जुल्म होते हैं उनके ऊपर। एक बार एक औरत ने हिम्मत जुटाई और वो वहां से भाग निकली कि मैं रोज रोज का ये जुल्म नहीं सहूंगी। उसकी बेटी के ऊपर जुल्म हो रहा था, उसकी बहनों के ऊपर जुल्म हो रहा था। वो भाग निकली, भागते भागते कहीं धक्के खाते खाते महीने 2 महीने में हमारे पास पहुंची, दिल्ली आ गई। किसी की मदद से। भील एक जाती है, जिस तरह ये भेड़िया जाती है उसी तरह भील भी एक जाती है। हमारे पास आई, हम लोगों ने पूरी जांच पड़ताल की और तय किया कि यहां जाके एक छापामार कार्रवाई करेंगे और उन सबको छुड़ा के लाएंगे। जब हमने उस बहन से सारी बातचीत सुनी तो हम सुन के हैरान हो गए। वो कह रही है कि हमारे दादा राजस्थान के गांव से बहला फुसला के थोड़े बहुत लालच देके लाए गए थे और दादा दादी वहीं रहे, पिता पैदा हो गए, मां पैदा हो गई उसी कुनबे में, क्योंकि बहुत सारे 40-50 लोगों को लाया गया परिवार में, और तीसरी पीढ़ी भी वहीं पैदा हो गई। उस तीसरी पीढ़ी ने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। हम लोग काफी जांच पड़ताल किए तो पता लगा कि वो जो पत्थर की खदान है वो गैर कानूनी तौर पर चल रही है और उसके मालिक एक बहुत बड़े वहां के नेता। पुलिस तैयार नहीं हमारी मदद करने को, स्थानीय पुलिस। वीरेंद्र जी जैसे बहुत कम पुलिस अधिकारी हैं देश में। कुछ ऐसा कीजिए वीरेंद्र जी के और पुलिस अधिकारी आपकी तरह के पैदा हो। तैयार नहीं हुए। हमने कहा चलो ठीक है, हम जाते हैं, हम करते हैं। मौका देखा हमने, हमें पता लगा 2-4 दिन में रैकी करते करते कि जो चौकीदार है, मालिक लोग दिन में आते हैं लेकिन जो बंदूकधारी चौकीदार है वो सुबह 4-5 बजे उठकर चला जाता है लैट्रिन बाथरूम करने अपने पास के गांव में। और वो एक ऐसा मौका है कि जाके हम लोगों को मुक्त करा सकते हैं। हम लोग चले गए सुबह 5:30-6 बजे। पूरी रात हम एक ढाबे के पास चाय पी के गुजारते रहे, सुबह चले। जब हम वहां गए, जल्दी से हमने लोगों को तैयार किया और लोगों को लेके अपनी गाड़ी में आ गए। हमारे पास एक ट्रक भी था, तो बाकी लोग ट्रक में बैठ गए, जो पुरुष और महिलाएं थी, और बच्चों को मैं अपनी गाड़ी में और एक और गाड़ी में बैठा दिया। तो सब बच्चे हमारे साथ गाड़ी में बैठे थे, 10-12 बच्चे पीछे लगे हुए, कुछ बड़ी गाड़ी, मैं खुद चला रहा था। तो बहुत तेजी से हम चलाते हुए जब आगे बढ़े तो क्योंकि मालिक लोग पीछा कर सकते थे, हमारे ऊपर हमला हो सकता था, तो मैंने सोचा कि ये बच्चे बहुत सदमे में हैं कि समझ में नहीं आ रहा क्या करें। कुछ बच्चे बीमार भी, मुझे लगा कि बुखार है, आंखों में उनके काफी एक लाल हो रही थी आंखें कुछ बच्चों की, वहां पत्थर की खदानों में काम करने से, और पांव फटे हुए थे उनके। मुझे लगा कि बच्चे ठीक ढंग से देख भी नहीं पा रहे हैं, उनकी आंखों में कुछ कठिनाई हो गई। ये मैं समझ पा रहा था, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं आपकी तरह, पीडियाट्रिक जानकार नहीं हूं, लेकिन देश में ऐसे करोड़ों बच्चे हैं जिन्होंने बाल चिकित्सक का मुंह नहीं देखा, पीडियाट्रिक का नाम नहीं सुना, हिंदी में, अंग्रेजी में, अपनी भाषा में, कभी उनका वास्ता नहीं पड़ा डॉक्टर के साथ, लेकिन वो हम चले आ रहे हैं उनके साथ गाड़ी में। तो मैंने सोचा कि ये सदमे में है, शॉक में है। पीछे कुछ केले रखे हुए थे, रात के केलों के 2 गुच्छे रखे हुए। ने कहा उन बच्चों से कि बेटा पीछे देखो, वो कुछ रखा हुआ है, वो केले रखे, उठा के तुम खा लो। बच्चों ने इधर उधर देखा, समझे? मैंने कहा देखो गुच्छे में क्या है, उठाओ उसको, आगे लाओ, केले हैं, खाओ, मीठे केले। एक बच्चे ने हिम्मत करके पीछे वाली सीट के पीछे जो पीछे होती है उसमें रखे हुए थे, उठा के आगे भेज दिए केले।
अब वो केले के गुच्छे को सब बच्चे इधर उधर घुमा घुमा के देख रहे हैं ये क्या चीज है। तो मेरे बगल में एक बहुत प्यारी सुंदर सी बेटी बैठी 6 साल की होगी। मैं ये भी बता दूं कि ऐसे बच्चों का पता भी नहीं रहता कि कब पैदा हुए, उनकी कोई आइडेंटिटी, उनका कोई अस्तित्व कहीं किसी कागज की किताब में नहीं होता। और ऐसे बच्चों की संख्या भी करोड़ों में देश में। कहीं उनका जन्म पंजीकरण नहीं होता। तो हमने कहा बेटा खाओ ये केले। तो वो लड़की छोटी सी बोली एक दूसरे लड़के पर भरोसा करके, ये तो प्याज कौड़ी, ये प्याज तो है नहीं। मैंने कहा नहीं बेटा ये प्याज नहीं है, ये केले। मैं गाड़ी में चला जा रहा। इतने में वो लड़का उधर देख के बोला कि ये तो आलू कौड़ी, ये तो आलू भी नहीं। This is neither onion nor potato because they have never seen bananas in their life. They could not even recognize that these are fruits of banana. समझ नहीं सके। फिर मैंने कहा तोड़ के खाओ बेटा। तो मुझ पर भरोसा करके उस लड़की ने जो मेरे बगल में बैठी थी, मैंने सोचा कि चलो खिलाते हैं। उसने एकदम मैंने देखा चलाते चलाते कि वो लड़की और एक और लड़का जो पीछे बैठा था वो केले को ऐसे खाने लगे चबा। अचानक मेरी नजर पड़ी, मैंने देखा कि केले को ऐसे चबा के खा रहे हैं, इन्होंने छीला नहीं। Started eating without cleaning. मैंने कहा ये वो हुआ क्या? देखिए कि उस वक्त डॉक्टर कामत साहब, होप यू अंडरस्टैंडिंग लिटिल हिंदी। अच्छा, तो मैं अपने आप पर मुझे क्रोध हो गया। मैंने कहा मैं कितना बड़ा मूर्ख। मैं ये नहीं समझ पाया कि इन बच्चों ने कभी केला देखा नहीं, ये केले को कैसे खाएंगे मैंने नहीं सिखाया, किसी ने नहीं सिखाया। वो कह रहे आलू भी नहीं है, प्याज भी नहीं। तब मुझे एहसास हुआ कि एक केले को छीलने और बिना छिले खाने में शायद कई शताब्दियों का फासला है। ये फासला गुलामी और आजादी का फासला है। ये फासला किसी बच्चे को कम उम्र में एक बड़े इंसान की तरह, मशीन की तरह बना लेने का फासला है, उसके बचपन को छीन लेने का फासला है। फिर मैंने कहा समझा कि बेटा ये खाओ, ऐसे नहीं छीन के दिया। लड़की ने खाया, अच्छा लगा उसे। कुछ बच्चों को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने थूक दिया। खाई नहीं तो उन्होंने आलू और प्याज के अलावा। मैंने कहा बेटा कैसा लगा केला? तो बगल में बैठी थी लड़की, इसका नाम देवली था। 6 साल की देवली कुछ नहीं बोली, पहले पूरा केला था, एक और केला। इसके बाद मैं चलाता रहा गाड़ी और मेरा हाथ पकड़ के जोर से उसने, पता नहीं गाड़ी कैसे चलती है क्या है, गाड़ी उसने देखी नहीं कभी ऐसे चलते हुए। ट्रक देखे थे जो ईंट के पत्थर की खदानों में आते थे, तो उसे अंदाज नहीं था कि इससे धीर क्या होता है। वो अपना पकड़ के मुझे खींच के बोली, क्यों रे तू पहले क्यों नहीं आया? मेरे बेटियों, बच्चों, बहनों, भाइयों, ये इसलिए नहीं पूछ रही थी कि उसे केला अच्छा लगा और पहले में केले क्यों नहीं लेकर। मुझे मालूम था कि उसकी मां के ऊपर कैसा जुल्म हुआ है, और जब उसके पिता ने उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई तो उसको बीड़ी से, जलती हुई बीड़ी से उसके शरीर को दाग दिया। बाप, ये उस बेटी ने देखा उस मां पर अत्याचार होते हुए भी और बीड़ी से दागे जाते हुए। उसे पता नहीं थी कि मौत क्या होती है, लेकिन उसके भाई की मौत उसकी मां की गोद में हो गई, क्योंकि पीडियाट्रिशियन देखे नहीं, उन्हें पीडियाट्रिक्स जानते नहीं, वो डॉक्टर देखे। जीवन में उन्होंने कोई दवाई गोली खाई नहीं, बच्चा मर गया। ऐसे कई बच्चे और, लेकिन उसका अपना सगा भाई मर। इसलिए देवली मुझसे पूछती है पहले क्यों नहीं आए? ये सवाल पूरे देश से पूछती है, और ये सवाल सारी दुनिया से पूछती है जिन्हें इंसानियत में भरोसा है, जिन्हें भारत के संविधान में और लोकतंत्र में आस्था है, जो
जो देश में पढ़े लिखे हैं, देश ने जिनको पढ़ाने पर खर्च किया और आपकी तरह डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, प्रोफेसर बनाया, वकील बनाया, जज बनाया, उन सब से ये सवाल पूछती है हमारी बेटी, कौन चीज है जो हमें रोकती है उन बेटियों को आजाद कराने से? हम क्यों नहीं आजाद कराते? हम पहले क्यों नहीं जाते? Why don't we take the responsibility and the sense of urgency right now? मित्रों, जब मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई करी, मेरी मां का बड़ा सपना था। मेरे पिताजी की मृत्यु बहुत बचपन में हो गई थी। साधारण परिवार का, मेरे भाइयों ने पढ़ाई पर खर्च किया, सबकी इच्छा थी कि लड़का पढ़ लिख कर अपना इंजीनियर बनेगा, पढ़ने लिखने में अच्छा है, नंबर इसके आते हैं 100 में से 90, 100 में से 100। लेकिन मेरे मन में यह था कि मैं किसी भी हालत में उस सवाल को उठाऊंगा जो सवाल लोग देख भी नहीं पा रहे। जब मैं पहली बार स्कूल गया 5-5.5 साल की उम्र में, तो मुझे अपने स्कूल के बाहर एक बच्चा दिखा काम करते हुए, जूते साफ में मेरी तरफ तो टुकी लगा के देख रहा था कि शायद मैं या मेरे साथी उसके जूतों पर पॉलिश कराएंगे, अपने जूतों पर उससे पॉलिश कराएंगे ताकि उसे पैसा मिल सके। हमारे नए जूते, नया बस्ता, नई किताबें, तो हमें तो कोई काम उसे देने को था, तो हम अंदर स्कूल में चले गए। लेकिन मेरे मन में ये रहा कि बच्चा बाहर का बच्चा, और पहली बार जीवन में जब अध्यापक से मेरा परिचय हुआ, सबका बच्चों का, जो नए बच्चे गए थे पहली बार, तो मैंने खड़ा होकर अपना नाम बताया, लेकिन मैंने एक सवाल भी पूछा। मैंने कहा, गुरुजी, मास्टर जी, माट साहब कहते थे हम लोग, माट साहब ये बताइए कि ये बच्चा बाहर क्यों बैठा है हमारी उम्र, हमारे साथ क्यों नहीं? मास्टर साहब ने ध्यान भी नहीं दिया था। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, तुम पढ़ने में मन लगाओ, नए दोस्त बनाओ, जैसा होगा। मैंने हेडमास्टर साहब से पूछा, मेरे परिवार से पूछा, दोस्तों से पूछा कि वो लड़का स्कूल में क्यों नहीं? सबका कहना था कि गरीब के बच्चे हैं, काम करते हैं। मेरे मन में आया कि ये नहीं चलेगा। मैंने एक दिन हिम्मत करके उस बच्चे के पिता से पूछा, जो साथ में बैठ के काम करता था, जूते साफ करते। मैंने कहा, बाबूजी ये बताइए। एकदम वो खड़ा हो गया, वो आदमी बोला, बाबूजी आप हैं, हम नहीं है बाबूजी, क्योंकि जात पात का जहर इतना गहरा है हमारे समाज में। हम किसी जगह पे पैदा हो जाते हैं, किसी परिवार में, तो समझते हैं कि हम बाबूजी हैं, और दूसरे लोग जो किसी और जात में पैदा होते हैं, वो समझते हैं कि बड़ी जात वाला आदमी पैदा होने की वजह से ही बाबूजी है। ये नहीं चलेगा। हमने उससे पूछा, बाबूजी ये बताइए कि स्कूल में क्यों नहीं जाता ये बच्चा? एकदम बोले, देखिए मैंने तो कभी सोचा नहीं बचपन से, मैं भी बचपन से ऐसे काम करता था, मेरे बाप दादे भी करते थे, मेरा बेटा भी ऐसे ही कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आया। ये उसका सवाल, उसका जवाब था मेरे सवाल के जवाब में, लेकिन मेरे लिए हमेशा के लिए सवाल नहीं। उस बच्चे का चेहरा मेरे जहन में बना, और जब मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में जॉब करने के बाद, पढ़ा रहा था मैं कॉलेज में, और जब मैंने छोड़ा वो जॉब, तो मेरे सब दोस्तों ने कहा कि पागल हो गए हो आप, कैसी बात कर रहे हो, चाइल्ड स्लेवरी, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड ट्रैफिकिंग। ये ट्रैफिकिंग शब्द नहीं आता था उस समय, बाल दास्ता शब्द हमने उपयोग किया, चाइल्ड सर्विट्यूड, ये शब्द सुने नहीं जाते थे भारत में। देश में कानून नहीं बना था तब तक बाल मजदूरी के खिलाफ, पुराना अंग्रेज का कानून चला आ रहा था, कानून बना 1986 में जाकर। दुनिया में जो बाल अधिकार आप लोग सब बात करते हो, चाइल्ड राइट्स, चाइल्ड राइट्स, चाइल्ड राइट्स, ये चाइल्ड राइट्स का नोशन, चाइल्ड राइट्स का कन्वेंशन, चाइल्ड राइट्स की परिकल्पना नहीं थी। The United Nations Convention on the Rights of the Child was adopted in 1989. It's almost a decade after when me and my colleagues started the fight against child and for children's dignity and rights. तो बहुत मुश्किल था ये सवाल, लेकिन कौन जानता था कि उस बच्चे की वजह से जो मुझे प्रेरणा मिली, और उसके बाद बहुत सारे और बच्चों की वजह से मुझे जो प्रेरणा मिली, वो प्रेरणा
भारत में पैदा हुए पहले भारतीय के माध्यम से भारत देश को एक नोबेल शांति पुरस्कार दिलवाएगा, इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। 100 साल के इतिहास में, 100 से ज्यादा साल के इतिहास में बच्चों के सवाल पर नोबेल शांति पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया, लेकिन शायद परमात्मा को यह मंजूर था कि यह पुरस्कार भारत में आए। और जब ये पुरस्कार भारत में आया तो मुझे लगा कि इस देश में एक भी नोबेल मेडल नहीं है, शांति का तो है ही नहीं। लेकिन दूसरे विषयों के जो नोबेल पुरस्कार मिले थे वो सारे के सारे लोग रविन्द्रनाथ टैगोर जी को छोड़कर वो या तो विदेश में बस गए या पहले से विदेश में बसे हुए थे, विदेशी भारतीय नागरिक थे। इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर का मेडल रखा हुआ था शांति निकेतन, और वो शांति निकेतन में से मेडल चुरा लिया। तो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं आज, प्रणब मुखर्जी जी, वो जब विदेश मंत्री थे तो उन्होंने मुझे खुद कहा अभी कुछ दिनों पहले कि मैं विदेश मंत्री होने के नाते स्टॉकहोम गया, शांति पुरस्कार मिलता है अकेला नॉर्वे में, ओस्लो में, और बाकी सारे पुरस्कार जो मिलते हैं वो मिलते हैं एक साथ, वो एक्सपर्ट्स प्राइज कहे जाते हैं, वो मिलते हैं किसी किसी की जानकार विषय के गंभीर अध्येताओं को स्टॉकहोम में एक साथ। तो स्टॉकहोम से जाके उसका रेप्लिका जो थे नकल एक लेके आए, और वो नकल शांति निकेतन में रख दी गई। लेकिन जब उनके ग्रैंड नेफ्यू, उनके भतीजे के बेटे विदेश में जाके कहीं बस गए रविन्द्रनाथ टैगोर जी के, तो वो मेडल भी ले गए थे। 125 करोड़ रुपए के, 125 करोड़ जनता के देश में एक भी नोबेल शांति पुरस्कार या नोबेल केमिस्ट्री पुरस्कार या फिजिक्स पुरस्कार या कुछ साहित्य पुरस्कार कुछ। मैं चला तो मैंने एक चिट्ठी लिख दी भारत के राष्ट्रपति को कि ये पुरस्कार मेरा नहीं, ये देश की जनता को समझ देते, मैं ये लाके आपको दे देता हूं, आप इसको कहीं रख दो ताकि देश की जनता देख सके। तो दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, भारत में तो ऐसा मौका ही नहीं था, लेकिन कहीं नहीं हुआ। तो हमने कहा कि नहीं हुआ तो आप प्रेसिडेंट बनाइए, नया कुछ तौर तरीका निकालिए। अंत में तरीका ढूंढा गया, और मैं धन्यवाद देता हूं महामहिम राष्ट्रपति जी का कि उन्होंने तरीका खोजा, किसी तरह एक प्रोटोकॉल बनाया नया, क्योंकि राष्ट्रपति तो देते हैं सबको सब चीज। दुनिया में ऐसा कोई पागल आदमी जो राष्ट्रपति को जाकर पुरस्कार सौंप दे, सबसे बड़ा पुरस्कार संसार का, ये तो हुआ नहीं कभी। उन्होंने बहुत मेहरबानी की और कहा कि कैलाश जी आप आइए और दे दीजिए। तो एक कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया राष्ट्रपति भवन में, और वो मेडल ले जाके मैंने उनको सौंप दिया। लेकिन राष्ट्रपति के लोग संकेत थे, वो आखिरी मिनट तक मेरी पत्नी, जो मेरे पूरे आंदोलन की सहयात्री रही है, मेरी साथी रही है सुमेधा जी, उनको पूछ रहे थे फोन करके कि सचमुच ये मेडल लेके आ रहे हो आप असली? Because they would not believe। हम लेके उनको दे दिए, और मैंने राष्ट्रपति जी के हाथ में मेडल देके कहा कि इसे रख लीजिए, क्योंकि ये मेरा था ही नहीं। मैंने कबीरदास जी का एक दोहा पढ़ा कि मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सब तोड़। तोड़ मतलब आप जनता, देश के नागरिक। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सब तोड़, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोड़। अब मेरे रिश्तेदार सब कह रहे हैं, लड़ रहे हैं मेरे से कि कम से कम हाथ तो लगाने देते मुझे, हमें देख तो देते। हमने कहा वो राष्ट्रपति भवन के म्यूजियम में रखा हुआ है, देश का कोई भी आदमी देख सकता है, आप भी देश की जनता हो, आप भी जाके देख सकते हैं। तो ये बच्चों की वजह से पहली आजादी की लड़ाई जो हमने लड़ी, एक बेटी के लिए लड़ी, जो कि जिसका नाम साबो था, जिसको चुरा के बहला फुसला के, जिसके पिताजी को अलीगढ़ के गांव से सरिंद के ईंट भट्टे पर काम करने के लिए कुछ दलाल लोग ले गए। इस पिता को पता लगा कि कोई हमारी लड़की बेची जानी है अभी कहीं वेश्यालय के लिए, तो भाग के इधर उधर भागे और किसी तरह हमारे पास पहुंचे। हम उस समय एक पत्रिका निकाल रहे थे, पत्रिका में खबर छपाने के लिए, लेकिन मैंने देखा कि पत्रिका से काम नहीं चलेगा, मुझे जाके छुड़ाना है। हमारे साथ मार पिटाई हुई और हम छुड़ा के नहीं ला पाए। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं जुडिशरी का,
हमारे जज साहब यहाँ थे, अभी चले गए, लेकिन जुडिशरी में, हाई कोर्ट में किसी ने कहा कि आप हेबियस कॉर्पस का पिटीशन कीजिए, हमने किया। और पहली बच्ची जो ज्ञात इतिहास में छूटी है, जिसको डॉक्यूमेंट किया जाता है अभी, उसका नाम साबो था। वो एक छोटी सी बच्ची थी। उस बच्ची की मुक्ति से जो शुरुआत हुई, इसके बाद हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। भारत अकेले में हमने छापामार कार्रवाइयां करके 83,000 से ज्यादा बच्चों को इस तरह आजाद किया। तो बेटियों को बताने के लिए मेरे को आगे आना पड़ेगा। एक बाल चिकित्सा के नाते, जो पीडियाट्रिक्स है, इसके नाते बहुत काम आप कर सकते हैं। 300-400 गांवों में तो हम ही लोग काम करते हैं और संस्थाएं भी काम करती हैं। उन गांवों में कभी कभी आप जाके देखिए कि बच्चों की समस्याएं क्या है, हेल्थ से रिलेटेड कैंप लगा सकते हैं वहां। शायद पहली बार उस गांव में लोग एक पीडियाट्रिक को देखेंगे, पहली बार जीवन। आप वो पहले आदमी बनिए, आप इतिहास बनाइए। आप जब पहली बार उन गांव में जाएंगे तो इट वुड बी द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर विलेज जहां कोई एक पीडियाट्रिक आया। आप पीडियाट्रिशियन के नाते पहली बार जाइए, कैंप लगा सकते हैं। आप ऐसे बहुत लोग सुन के हैरान होंगे कि जो बच्चे चाइल्ड लेबर करते हैं, चाइल्ड स्लेवरी करते हैं, चाइल्ड बॉन्डेड लेबर, उनकी जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो उस पर कहीं भी प्रॉपर एकेडमिक रिसर्च नहीं हुआ। नॉट ओनली इन इंडिया बट ग्लोबली। Many people will surprise to know that the health hazards which children are facing while working in different occupations, occupational health hazards, they are not properly documented, never researched. आपके यहाँ मैं आया हूँ इस अपेक्षा के साथ कि आप, कामत साहब बैठे हैं और हमारे नए जो बन रहे हैं वो बैठे हुए हैं। तो एक लीजिए आप कार्यक्रम कि आप 10-20-50 डॉक्टरों को, आप लोगों में से कुछ लोग वॉलंटियर करिए। यहाँ बैठने से, मेरा भाषण सुन के ताली बजाने से तो कुछ होगा नहीं, या किसी और के भाषण से ताली बजा दें उससे भी कुछ नहीं होगा। टेक द फर्स्ट स्टेप। आप कोशिश कीजिए कि आप वो पहले देश होंगे, वो आप पहला ग्रुप होगा। ये जो आपका संगठन है, दिस वुड बी द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन नॉट ओनली इन इंडिया बट ग्लोबली who will do a proper scientific economic research about the health hazards of child laborers. आपके पास बहुत, ये बेटियां हमारी जो अब्यूज होती हैं, कितनी जरूरत है उनको, सोसाइटी से उनको एक संवेदना मिले, लेकिन साथ साथ उनको मेडिकल हेल्प की जरूरत है। हम ऐसी बहुत लड़कियों को छोड़ा है, हमें बताते नहीं, किसी को बताते नहीं है। साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, साइकेट्रिक की जरूरत है, लेकिन उनके शरीर के अंदर इतनी विकृतियां आ जाती हैं कि कई बार उनको आपकी जरूरत है। They need you. The girls who are being raped while working in different situations, domestic help particularly, they don't tell the truth to others because they feel that they have become impure, they have become dirty. They don't want to show their face to their own parents. Some of them wanted to commit suicide. Why not? छोटी बीमारियां जिनके बारे में वो सोचती हैं कि हमने कुछ बुरा काम किया, उन्होंने कोई बुरा काम नहीं किया। उनके मालिक लोग, उनके और दूसरे आदमी जिम्मेवार हैं, लेकिन लड़की समझती है कि पाप उसका है। इस समाज में हम जी रहे हैं, पाप करने वाला पापी कोई और आदमी है, आदमी पुरुष। और हमारी बेटियां, हमारी बहनें समझती हैं कि हम पवित्र नहीं रहे, अपवित्र हो गए, हमने पाप किया। कितना परसेप्शन हमारा खराब, इसको बदलने के लिए आप आगे और कोशिश कीजिए कि उस बेटी को, जिसको छोटी सी कोई गाइनिक प्रॉब्लम हो गई बिकॉज ऑफ सेक्सुअल अब्यूज एंड अदर्स, 10 years, 12 years, 13-year-old girls, they need your help. If you keep on organizing seminars and workshops and come out with reports and make projects and get money from the government or from other UN agencies, and goes on and on and on. Show your leadership, doctors. Show your leadership. Listen to the children. Listen to the children who need you. Only then मेरे आने का यहाँ फायदा है। कितनी बार आप लोग किसी नोबेल पीस लॉरेट को बुला सकेंगे, बुलाया आपने पहले। मैं आपका अपना हूं, ये मेरी बेटी है। All girls are my daughters. All girls are your daughters. All girls are your daughters. सब बेटियां आपकी बेटियां। जो लिख सकता है वो लिखकर अपनी बेटियों के लिए आवाज उठाए, जो बोल सकता है वो बोलकर आवाज उठाए।
पुलिस जो कर सकती है आगे बढ़ के आवाज उठाए, आप अपनी आप को बचाने के लिए आवाज उठाइए। और डॉक्टर्स, आप बहुत देश ने आपके ऊपर खर्च किया है। लोग कहते हैं कि भगवान के बाद डॉक्टर्स का नंबर आता है, सच है। ये आपको फैसला करना है कि आप पर जो आस्था है समाज की, देश ने आपके ऊपर जो खर्च किया है, जो आपके माता पिता ने आपके साथ एक्सपेक्टेशन रखे हैं, जो शपथ लेके आप डॉक्टर बनते हैं, दुकानदारी करने के लिए डॉक्टर नहीं बनते आप इंसान को जिंदगी देने के लिए डॉक्टर बने हैं। और बच्चों को जिंदगी दीजिए डॉक्टर साहब। मैं विश्वास करता हूं कि हमारे बच्चे, हमारे डॉक्टर, हमारे बड़े लोग सब मिलकर तय करेंगे आज यहां से जाने से पहले। हमारे यहां एक शेर किसी ने कहा है, हमारे यहां शेर किसी ने कहा कि घर से मस्जिद बहुत दूर है, चलो यूं कर लें। घर से मस्जिद बहुत दूर है, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। आप रोते हुए बच्चे को हंसाने से ज्यादा बड़ा काम कर सकते हैं जिंदगी देकर। थोड़ी सी हिम्मत जुटाइए। हिम्मत जुटाना बुरी बात नहीं है। मैंने बताया कि मैं इस बात का एग्जाम्पल हूं कि जब मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज की अच्छी खासी जॉब छोड़ी तो किसी को भरोसा नहीं था। मेरे दोस्त लोग मुझे छोड़ के चले गए। 25, 30 साल, 35 साल से किसी ने मुझे फोन नहीं किया। मेरे बहुत दोस्तों ने समझा कि मैं पागलपन के काम कर रहा हूं, मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूं। आई एम नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। मैं तो कभी किसी राजनीति के चक्कर में आया नहीं, मेरी समझ में आती राजनीति। सबको लगता है कि गरीब का काम करना, बच्चों का काम करना पॉलिटिक्स होगी। दोस्त लोग, अब जब पिछले 8 अक्टूबर को अचानक एक भारतीय का नाम आ गया नोबेल पीस प्राइज के लिए, मुझे ही भरोसा नहीं हुआ तो मेरे दोस्तों को कैसे भरोसा होता। उन्होंने डबल चेक किया, ट्रिपल चेक किया, फोन करने लगे। कुछ दोस्त रिटायर हुए हैं, जनरल मैनेजर थे किसी बड़ी कंपनी के, कुछ दोस्त चीफ इंजीनियर थे किसी प्रदेश में, मेरे साथ के पढ़े हुए लड़के। कैलाश जी, कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आप भारत के लिए इतना बड़ा सम्मान लेके आए हो। मैंने कहा कि थोड़ी सी हिम्मत जुटाई, मैंने थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाया। मैंने आज से 35 साल पहले तो इंजीनियरिंग की जॉब और नोबेल पीस प्राइज में से मैंने जो चुना वो तो ठीक ही चुना ना। मुझे पता नहीं था कि क्या होने वाला है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि अगर आप कुछ कदम उठाएंगे तो उसकी ध्वनि, उसकी आवाज सारी दुनिया में। जिस वक्त चुप्पी तोड़ेंगे आप, सुनिए बच्चों की आवाज जो आपके पास आ नहीं सकते, और अपनी चुप्पी तोड़कर उनकी मदद कीजिए। मैं ऐसा भरोसा करता हूं कि मैं एक भाषण देना मेरी आदत नहीं है। मैं लोगों के बीच में जो आऊंगा तो थोड़ा बहुत आगे रहने की कोशिश करूंगा, थोड़ा बहुत चुनौती देने की कोशिश करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग किसी रोते हुए बच्चे को हंसाएं। और हमारे यहाँ कहा गया कि कौन कहता है कि आकाश में सुराख नहीं हो सकता। दुष्यंत कुमार ने कहा, कौन कहता है कि आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बोलो आप लोगों में से, हमारे बच्चों में से कौन कौन जुल्म के खिलाफ चुप्पी तोड़ना चाहता है? आप लोग नहीं तोड़ना चाहते हो ना। हमारी वो बिटिया एक हाथ उठा रही, खड़ी हो जा बेटा, खड़ी हो लड़की। ये लोग बड़े लोग थोड़ा शर्म कर रहे हैं। क्यों डॉक्टर साहब, डर लग रहा है आपको? बड़ी उम्र हो गई है। किसी की उम्र बड़ी नहीं होती है। बच्चों के लिए चुप्पी तोड़ेंगे, मुंह से बोलिए। अपने इर्द गिर्द किसी ऐसे बच्चे की मदद करने की कोशिश करेंगे जिसको आपकी जरूरत है। कहीं किसी बेटी पर कोई जुल्म होते देखेंगे तो आवाज उठाएंगे। पुलिस को SMS कर सकते हैं, टेलीफोन कर सकते, करेंगे। हमारी बेटियां ज्यादा बोल रही हैं, लड़के जो है अभी मजाक बना रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम नहीं करेंगे नहीं तो हमारी पिटाई होगी। पिटाई से बहुत डर रहे हो तुम लोग। क्यों? 5, 7, 10 लड़के बच्चे हैं, लड़कियां देखो कितनी बहादुर है। इसीलिए आज का दिन डॉटर्स डे है, और कल का दिन भी डॉटर्स डे होगा, और परसों का भी डॉटर्स डे होगा। बहुत धन्यवाद।